64, कल 84 थे। कमाल देखें आप इनकी स्लीपिंग नेशन। लो देखो 65। जी अब्दुल्ला, अली अब्दुल्ला, अली अब्दुल्ला चलाइए। जी अली अब्दुल्ला। सर एक वो है जो रिसीव हो गई है इनकम, एक वो है जो हमने अर्न कर लिया लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई। अच्छा ठीक है, आपने उर्दू तर्जमा ठीक कर दिया इसका। अच्छा इन दोनों में फर्क है? इन दोनों में बेटा मेथड अकाउंटिंग का फर्क है, बड़ी सादा सी बात है। आप सर वो आप अकाउंट बेसिस। जी, ये मेथड ऑफ अकाउंटिंग का फर्क है दोनों में। मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ये रिसीट बेसिस है और ये एक्रूल बेस है। देख लें आप। एनी क्वेश्चन फ्रॉम हेयर? 1 2 रिसीट बेस है, 3 4 अक्रूल बेस है। अब अगर हम साथ बात करें कि 1 और 2 में क्या फर्क है और 3 और 4 में क्या फर्क है, बेटा जो 1 है वो रियर सीट है, जो 3 है वो भी रियर सीट है, लेकिन जो 2 और 4 है ये रियल सीट नहीं है, ये डीम टू बी रिसीव्ड है, जहां पे इनकम टैक्स अथॉरिटीज कहती हैं कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये आपको पैसे मिले होंगे। डीम टू बी रिसीव्ड का मतलब क्या हुआ? तसव्वर कर लिया गया। अब यहां से हाजी साहब को नोटिस जाए, हमारे जो लैंडलॉर्ड है हाजी सुल्तान साहब, कि जनाब आप अहमद जब्बार को जो माल किराए पे मकान, ये जो पूरी प्रॉपर्टी दी हुई है आपके साथ, कितना रेंट लेते हैं? वो कहें जी मेरा अहमद साहब के साथ बड़ा प्यारा तल्लक है, मेरा दोस्त जा रहा है तो मैं इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ। इज इट सो? क्या बिजनेस ऐसे होता है? आंसर इज नो। मैं कहूं जी कि मैं तो 10 रुपए का मार्कर खरीदता हूं और सबको मुफ्त बांटता हूं। आंसर इज नो। मैं कहूं जी कि मैं यहां पे खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं तो मैं तो 1 रुपया फीस नहीं लेता किसी से। आंसर इज नो। तो फिर टैक्सेशन ऑफिसर्स क्या करते हैं कि आपकी इनकम को डीम टू रिसीव तसव्वर कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपको एटलीस्ट इतनी इनकम जरूर आई होगी, हम उसके ऊपर टैक्स करेंगे। रिसीव्ड और रिसीव का मतलब तो ये हो गया ना कि जी 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक जो मुझे मिल गया वो रिसीव्ड बेसिस हो गया, या 1 जुलाई से 30 जून तक मिल गया जहां मैं इनकम अर्न की अक्रूवल बेस। भी माल बेच दिया, पैसे नहीं आए तो मैंने अपनी जेवी डाल ली। जेवी समझते हैं ना? जनरल एंट्री, पेबल्स के साथ, अक्रूवल्स के साथ। आपकी जितनी अकाउंटिंग होती है वो सारी की सारी अक्रूवल बेस होती है, लेकिन कुछ जगह पे एंट्री रिसीट बेसिस भी चलती है। लाइक कॉलेज, कॉलेज में रिसीट बेसिस पे डिक्लेयर करता हूं इनकम। मैं क्रूल बेस पे कर दूं, बाद में आप, मैं कुछ अच्छा ही मुझे तो अभी 20 लाख की फीसिस आनी है, आप लोग 20 लाख में से मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं, वो बाद में है वो जी मुझे 5,000 छोड़ दें, मुझे 3,000 छोड़ दें, मैं तो उसके ऊपर टैक्स दे चुका हूँ, इसलिए मैं वहां पर सीट बेसिस पे डिक्लेयर करता हूँ। सेम विद द केस ऑफ पार्कर हैंडल, वहां भी सीट बेसिस पे डिक्लेयर करते हैं वहां भी। लेकिन अब अगर आप कहें इब्राहिम ग्रुप, इब्राहिम की कंपनी, क्रीसेंट, सतारा, ये सारी कंपनीज अपने आप को अक्रूवल बेस पे डिक्लेयर करती हैं, क्योंकि बेसिकली जो आपकी जनरल अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं उस वहां सारी की सारी अक्रूवल बेस अकाउंटिंग होती है। तो वन और टू में क्या फर्क है? डीम टू बी रिसीव्ड कि आपने डिक्लेयर नहीं की, और कुछ हम आगे जाके प्रोविजन भी पढ़ेंगे जहां पे एक्चुअल इनकम नजर नहीं आती, लेकिन लॉ कहता है कि मैं ये आपकी इनकम है। एक एग्जांपल यहां पे मैं आपको देना चाहूंगा। एक एग्जांपल, एक एग्जांपल ये है कि लॉ ने कंपलसरी किया हुआ है, ये हम बहुत आगे जाके दोबारा पढ़ेंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। लॉ ने कंपलसरी किया कि अगर मेरे बड़े भाई ने मुझे गिफ्ट देना है तो क्रॉस चेक दे। अगर मेरे बड़े, मतलब कि मुझसे किसी ने पूछा, मुझसे किसी ने पूछा ये आपने प्लॉट कहां से लिया? ये आपने एक 50 25 लाख का प्लॉट खरीदा है, ये कहां से खरीदा?
आपने जो रिटर्न डिक्लेयर किया इनकम, वो तो आपकी आपने कहा मेरी तो इनकम ही 3-4 लाख है। मैं कहूँ जी मेरे बड़े भाई ने मुझे 25 लाख में गिफ्ट किया था, उससे मैंने प्लॉट खरीदा। अब वो कहेंगे जनाब वो जो गिफ्ट है वो क्रॉस चेक आया कि कैश आया? मैं कहूंगा जनाब कैश आया। हालांकि बड़ा भाई है, कैश गिफ्ट नहीं दे सकता, घर में बैठा वो मुझे कैश गिफ्ट नहीं दे सकता, लेकिन लॉ ने कंपल्शन की हुई कि क्रॉस चेक देना जरूरी है। मैंने अपनी मनी ट्रेल तो साबित कर दी कि मैंने प्लॉट कहां से लिया, लेकिन जो लॉ की वायलेशन में कर गया कि मैंने क्रॉस चेक नहीं लिया, तो लॉ वहां कहता है डीम्ड, हम तसव्वर कर लेंगे कि वो आपकी इनकम है। ये डीम्ड में और रियल में फर्क है। और अगर मैं लास्ट पॉइंट पे चला जाऊं कि अक्रूवल और अराइजिंग इन पाकिस्तान, अच्छा अब पहले 4 जो है ना बेटा आपके, वो पीएसआई हैं। पीएसआई क्या है? पाकिस्तान सोर्स इनकम, ये। और फिफ्थ आपका क्या है? एफएसआई है। एफएसआई क्या है? फॉरेन सोर्स इनकम। इसका मतलब यह हुआ कि रेजिडेंट के लिए चाहे पाकिस्तान सोर्स इनकम है और चाहे फॉरेन सोर्स इनकम है, दोनों टैक्सेबल है, दोनों को टोटल इनकम में शामिल करेंगे। फॉर रेजिडेंट, अब आपको समझ आया होगा कि हमने रेजिडेंट और ये नॉन रेजिडेंट क्यों डिफाइन किया। जबकि नॉन रेजिडेंट के लिए, अब यहां पे देखिए, ये नॉन रेजिडेंट के लिए सिर्फ 4 हेड्स है, पहले 5वां नहीं है। नॉन रेजिडेंट के लिए पीएसआई जो है वो आपकी टैक्सेबल है, एफएसआई आपकी टैक्सेबल नहीं है। ये मैंने क्रॉस लगा दिया। टोटल इनकम, अभी हम टोटल इनकम की बात कर रहे हैं। जब मैं टोटल इनकम की बात कर रहा हूं तो इसको उसके बाद उसके ऊपर टैक्स लगना ही होता है जब मैं टोटल इनकम की बात करता हूं। और अगर मैं इसको टेबल बना दूं, कि ये पाकिस्तान सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट की ये भी शामिल होगी और ये भी शामिल होगी, नॉन रेजिडेंट की सिर्फ पीएसए शामिल होगी और फॉरेन सोर्स इनकम शामिल नहीं होगी। ये ना टेबल बन गया। एनी क्वेश्चन? आज हमने कल से इंटरकनेक्ट किया कि हमने इंटरकनेक्ट किया कि जी कल जो हमने पढ़ा रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, वो हमने क्यों पढ़ा? वो हमने इसलिए पढ़ा कि अगर हमें पता ही नहीं है कि रेजिडेंट कौन है, और रेजिडेंट के लिए पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल हैं, जबकि नॉन रेजिडेंट के लिए सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल है। और रेजिडेंट कौन है और नॉन रेजिडेंट कौन है, हमने कल पढ़ लिया, हमने कल कंडीशंस देख ली। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? कोई सवाल तो बोल नहीं यहां से, ये कल वाले लेक्चर के साथ इंटरकनेक्टेड है। सवाल? और समझ नहीं आई कि बिल्कुल ही बिल्कुल समझ नहीं आई, या बहुत ज्यादा समझ आ गई है? कोई रेज हैंड करके बता दो, कोई नुमाइंदा ही आपका रेज हैंड करके बता दे। कुर्तुलैन जी, कुर्तुलैन सर समझ आ गई है। आ गई है? चलें, मेहरबानी है आपकी, जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। चलें, अकबर ने भी हाथ खड़ा किया था, वो डाउन कर दिया। चलें, डाउन कर दिया उसने। अब आगे चलते हैं हम, अब आगे चलते हैं। टैक्स पेयर, अब हम देखें, हमने पहले स्टेटस देखा, फिर हम इनकम की तरफ आए, अब हम टैक्स की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। इसलिए डेफिनेशन में अपनी तरतीब से आपको पढ़ा रहा हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग में आपको आसानी हो। और डेफिनेशन में हमने वही पढ़नी है जो भाईजान
आपके सिलेबस से रिलेट करती है। टैक्स पेयर मीन्स एनी पर्सन, क्या अहमदाबाद टैक्स पेयर है? आंसर इज यस। टिप्स टैक्स पेयर है? आंसर इज यस। पार्कर टैक्स पेयर है? आंसर इज यस। ड्राइव एनी अमाउंट चार्जेबल टैक्स अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, कोई ऐसी इनकम अर्न कर रहा है जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत चार्जेबल है तो वो टैक्स पेयर है। मैं यहां पाकिस्तान में बैठकर टैक्सेबल इनकम अर्न कर रहा हूं। शर्त क्या है? टैक्सेबल इनकम, एक लिमिट है सरकार की कि जी एक लिमिट तक कोई टैक्स नहीं है, 6 लाख रुपया। अगर कोई सालाना 6 लाख रुपया इनकम अर्न करता है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। 6 लाख से ऊपर है तो वो टैक्सेबल है। वो टैक्स रेट्स पे हम जाके देखेंगे कि टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है। अब यहां पे यासीन है, क्या वो टैक्स पेयर है? आंसर इज नो, क्योंकि उसकी पैसे तो कमा रहा है लेकिन उस रेंज में नहीं आती। ये बाहर काशवा बैठी हैं, क्या उसकी इनकम टैक्सेबल है? आंसर इज नो, क्योंकि उस रेंज में नहीं आती। मिस शाजिया भी सैलरी कमाती, सैलरी अर्न करती हैं, क्या उनकी टैक्सेबल है? आंसर इज यस, क्या उसकी रेंज में आती है? क्यों भाई भी इस साल रेंज में आ गए। पहले ये स्टाइपेंड लेते थे, अब इनकी तनख्वाह लग गई है और इनकी इनकम भी अब टैक्सेबल है, इनको भी अब टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। मे बी आ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए पर्सन हु ड्राइव्स द अमाउंट चार्जेबल टैक्स, ये कोई नुमाइंदा भी हो सकता है, कहता है जी वो भी टैक्स पेयर में आ जाएगा। ये बंद, जैसे मैंने कल एग्जांपल दी थी, आपका एजेंट यहाँ पे है, सारे गोरे बाहर बैठे हैं, वो कहते हैं फिर जनाब यहाँ का आपका नुमाइंदा वो टैक्स तो देना आपका, फिर वो टैक्स पेयर बन गया। इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट द टैक्स अंडर दिस पार्ट, दिस, ये पार्ट छोड़ दें। अच्छा ये मैं समझाता हूं अभी आपको। इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम एंड पे द टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। बेटा टैक्स आपने खुद जमा करवाना, रिटर्न आपने खुद जमा करवानी है, सरकार ने पहले हाथ नहीं पूछना आपसे। आपकी जिम्मेदारी है कि इफ यू आर गोइंग टू अर्न द टैक्सेबल इनकम अंडर दिस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इन दिस कंट्री, यू आर लायबल टू पे द, टू फाइल द रिटर्न एंड पे द टैक्स। लाल इशारे पे रोक के कोई आपको नहीं कहता भाई ना लाल इशारे से रुक जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई लाल पे रुकना है, पीले पे गाड़ी स्टार्ट करनी है, और या वो और ग्रीन पे हमने चलना है, या हम ग्रीन पे भी चलते हैं, येलो पे और तेज चलते हैं, तो रेड पे एक हम गर्दन घुमाते हैं और रेस और दे देते हैं। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ignorance of law is no excuse। भैया आपको पता कि आप टैक्सेबल इनकम अर्न कर रहे हो, आप कह रहे हो जी मैं जब पता था, मैं तो छोटा बच्चा था कि जी वो मैं कौन जी, आप इनकम आपको नहीं पता आपने टैक्स देना है। यू हैव टू पे द टैक्स बाय योरसेल्फ। अब नेक्स्ट है इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट द टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस, वो भी टैक्स पेयर है। अच्छा ये क्या है जी, प्लेन पेज पे ये समझाता हूँ। ये जो हमारी तीसरी चिड़ी है ना, ये समझाने लगा हूं जी। सरकार ने क्या किया हुआ है जी, सरकार ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ शेयर करूंगा। अब यहां पे जहां मैं खड़ा हूं, द टिप्स क्या है? द टिप्स इंप्लॉयर है। अच्छा जी, क्यूम भाई क्या है? क्यूम भाई इंप्लॉय है। मैं कौन हूं? पेयर हूं। किस चीज का? सैलरी का। वो क्यूम भाई क्या है? रेसिपिएंट है। टैक्स किसको लगना है? क्यूम भाई को भी। सैलरी के लिए टैक्स किसको लगना है? क्यूम भाई को टैक्स लगना है, क्योंकि क्यूम भाई के पास पैसे आ रहे हैं। टैक्स उसी को लगना है जिसको इनकम रिसीव हो रही है। अभी मेरी टैक्स इनकम को छोड़ दें, मेरी इनकम में बिजनेस है, क्यूम भाई की इनकम सैलरी है। अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी लगाई गई। अब सैलरी क्या होती है? पर मंथ होती है। अज्यूम करें जी क्यूम भाई की सैलरी जी है वो से 8 लाख रुपए पूरे साल की। 8 लाख ना करें आप, 12 पे डिवाइड कर लें, कोई आप
7,20,000 कर लेते हैं, 60,000 पर मंथ बन गई। 60,000 पर मंथ क्यूम भाई की सैलरी है। मेरे ऊपर क्या जिम्मेदारी लगाएगी? मैं इसका पूरे साल का टैक्स कैलकुलेट कर लूंगा। सैलरी पर मंथ क्या बनी? 60,000। मेरे ऊपर जिम्मेदारी लगाई। मैं कौन हूं? द टिप्स हूं, इंप्लॉयर हूं। मेरे ऊपर जिम्मेदारी लगाई गई। क्या जिम्मेदारी लगाई गई? भाईजान आपने टैक्स डिडक्ट करके देन यू विल पे। टैक्स डिडक्टेड एंड देन पे, बैलेंस पे। किसको? क्यूम भाई को। क्यूम भाई किधर गए? अब अज्यूम कर लें कि पूरे साल में क्यूम भाई का टैक्स बनता है 5,000 रुपए। पूरे साल में क्यूम भाई का टैक्स मैंने कैलकुलेट कर लिया, टैक्स रेट्स आपके पहले आ जाते हैं। तो क्यूम भाई का टैक्स बनता है, अभी चूंकि मैं टैक्स रेट्स नहीं पढ़ाए इसलिए मैं अज्यूम कर रहा हूं कि क्यूम भाई का टैक्स बनता है 6,000 रुपए पूरे साल का। तो पर मंथ टैक्स कितना बना? 500 रुपए। अब मेरे ऊपर क्या जिम्मेदारी लगाई गई कि जनाब आपने क्यूम भाई को तनख्वाह देनी है 59,500, और 500 रुपए का क्या करना है? क्यूम भाई की तनख्वाह से काट के सरकार के खजाने में जमा करवा देना है। पोस्ट इन गवर्नमेंट ट्रेरी। मेरी जिम्मेदारी लगाई गई। मेरी जिम्मेदारी किसकी? पेयर की। जो पर्सन भी टैक्स, किसी का टैक्स काट के जमा करवाता है वो भी टैक्स पेयर है। यह भी हो सकता है कि मैं कहूं जनाब मैं तो एनपीओ चलाता हूं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कॉलेज ऐसे चलाता हूं और वो अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर है तो मेरे ऊपर टैक्स नहीं है। जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनको जो है उनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है फ्रॉम टैक्स। लेकिन उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि जब उसने अपने इंप्लाई को पेमेंट करनी है तो टैक्स काट के जमा कराना। तो मैं मेरी अपनी इनकम एग्जेम्प्ट है लेकिन मैं फिर भी टैक्स पेयर हूं। क्यों? मैं क्यूम भाई की तनख्वाह में टैक्स काट के जमा करवा रहा हूं। सरकार ने ऐसा, अब एक साल के बाद क्यूम भाई क्या कहेंगे? अज्यूम कर लें कि क्यूम की कोई और सैलरी नहीं है, क्यूम की कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। एक साल के बाद क्यूम अपनी रिटर्न फाइल करेगा। वो कहेगा मेरी तनख्वाह 7,20,000 रुपया, मेरा 6,000 रुपया सरकार के टैक्स रेट के बाद टैक्स बनता था। मेरे एम्प्लॉयर ने मेरा टैक्स काट के जमा करवा दिया आपको। लेवलिटी पे ऑफ हो गई, मैंने और कोई पैसा जमा नहीं करवाना। ये मुझे बड़ी एडवांस बताना पड़ रहा है, ये हम इनकम सैलरी में जाकर दोबारा पढ़ेंगे। तो मैं भी टैक्स पेयर हूं। ये क्यों किया गया ऐसा? ये तमाम एमएनए एमपीए को जो तनख्वाह मिलती है ना जी, एमएनए को फेडरल गवर्नमेंट देती है और एमपीए को प्रोविंशियल गवर्नमेंट देती है, टैक्स काट के पेमेंट होती है। प्राइम मिनिस्टर भी सैलरीड एम्प्लॉई है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी सैलरीड एम्प्लॉई ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जब इनको तनख्वाह मिलती है तो टैक्स काट के पेमेंट तनख्वाह मिलती है। इसलिए हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट हमने पर्सनल की डेफिनेशन पढ़ा और प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमने कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ा। तो इसका मतलब है कोई भी पर्सन किसी का भी को टैक्स काट के सरकार के खजाने में जमा करवाता है तो वो भी टैक्स पेयर है। अच्छा, ये क्यों ऐसा किया गया? इसको बोलते हैं बेटा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्यों भाई का सोर्स ही है ना टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। पाकिस्तान में जितने भी इंप्लॉयर है सारे टैक्स काट के पेमेंट करते हैं। पार्कर रैंडल में जितने भी इंप्लॉय हैं सबके टैक्स काट के पेमेंट करते हैं। क्यों? सरकार ने जिम्मेदारी लगाई हमारी। इसको क्या बोलते हैं? टैक्स डिडक्टेड एट
सोर्स, सोर्स किसका जनरेट हो रहा है? क्यूम भाई का। टैक्स मैंने जब सोर्स क्रिएट हुआ काट लिया, ये क्यों ऐसा किया गया? साल के बाद क्यूम भाई से कहना 6,000 तनख्वाह टैक्स बनता है जमा करा दें, क्यूम भाई कहेंगे वो सर जी कुछ काट नहीं सकता, अभी पर मंथ 500 रुपए कट के तनख्वाह मिल रही है। मैंने कहा ठीक है यार, मसला ही नहीं। और साल के बाद इकट्ठा जेब में 6,000 निकलेगा तकलीफ होगी, महीने का 500 निकलेगा तकलीफ नहीं होगी। और सरकार को साथ साथ टैक्स भी आ जाएगा। क्या पता साल के बाद ये टैक्स ना जमा करें, लेकिन यहां इंप्लायर को टैक्स की जिम्मेदारी लगा के क्या कर दिया गया कि साथ साथ टैक्स आ रहा है। तमाम एमएनए, तमाम मिनिस्टर्स, तमाम जजेस, तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जिसके भी फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनकी सैलरी स्लिप देखिएगा, अपने फादर की सैलरी स्लिप देखिएगा, अगर आपको वो दिखा दें तो वहां पे जिनकी इनकम टैक्सेबल होगी तो वहां पे कॉलम आ रहा होगा टैक्स विदहेल्ड के नाम से। किस नाम से? या यही लिखा होगा टैक्स डिडक्टेड सोर्स, या लिखा होगा टैक्स विदहेल्ड। तो आपको ये मेरी बात ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। एनी क्वेश्चन? बल जब मैंने जरा लंबी तमहीर बांध दी तो बस आदत है जरा कुछ नॉलेज भी डिलीवर करने की। बात यह है कि जो बंदा टैक्स काट के किसी का जमा कराता है वो भी टैक्स पेयर है। एक तो अपनी इनकम वाला टैक्स पेयर तो है ही है, जो किसी का टैक्स काट के जमा करेगा वो भी टैक्स पेयर है। Any question up to here? Any question up to here? Any question up to here? चैलेंज, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, स्क्रीन पेज पे है। अब हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, एक है हमारी टोटल इनकम और एक है हमारी टैक्सेबल इनकम। दोनों में फर्क है। टोटल इनकम क्या है? हमारे 5 हेड्स। अब 5 हेड्स ऑफ इनकम मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। सैलरी प्लस प्रॉपर्टी प्लस बिजनेस प्लस कैपिटल गेन प्लस अदर सोर्सेज, सबको जमा कर देंगे तो टोटल इनकम बन जाएगा। अगर मैं कहूं कि जी सैलरी मेरी 5 रुपए है, प्रॉपर्टी से मेरी इनकम आई है 3 रुपए, बिजनेस से मेरी आई है 6 रुपए, कैपिटल गेन से आई है मेरी 4 रुपए, और अदर सोर्सेज से मैं इनकम अर्न कर रहा हूं उसके आई है मेरी फिर 4 रुपए, फिर 22। तो ये मेरी 22 रुपए क्या बन गई? ये बेटा इसको हम कहेंगे टोटल इनकम। अब इसमें से कुछ चीजें लेस होगी, डिडक्शंस, उसको हम क्या कहेंगे? डिडक्शंस। लॉ ने कुछ डिडक्शंस अलाउ कर दी। पहली डिडक्शन जो अलाउ किया वो से ज़कात। अगर आप कोई ज़कात पे करते हैं, लेकिन उसका बकायदा प्रूफ होना चाहिए। एक तो आप जेब से चोरी छुपे अपने रिश्तेदारों को बाज़ का ज़कात दे देते हैं, उसका प्रूफ नहीं है, वो वाली ज़कात नहीं। जो बैंक यकम रमजान को ज़कात काटता है बकायदा उसका प्रूफ होता है। वो अगर आपने ज़कात पे की है 1 रुपया, तो लॉ ये कहता है ये डिडक्शन इसमें से लेस कर दें। ये 21 रुपीज क्या होंगे? ये बेटा होंगे टैक्सेबल इनकम। मैं डिफरेंस बता रहा हूं, टोटल इनकम मेरा टैक्सेबल इनकम है। अब हम डिडक्शन पढ़ना शुरू करेंगे। अब हम क्या पढ़ना शुरू करेंगे? डिडक्शन। अभी टेक्स्ट पे नहीं मैं पहुंचा, अब नोट्स पे आइएगा। अब ये देखें, सबसे पहली जो डिडक्शन है वो है ज़कात। A person is entitled to a deductible allowance for an amount of any zakat paid in a tax year under the Zakat and Ushur Ordinance 1980.
इन 3 लाइनों को आप होल्ड कर दें, ये मैं अभी नहीं पढ़ा रहा। Where the amount of zakat is more than the total income, the excess amount shall not be refunded or carried forward or carried back. ये जो मैंने 3 ने छोड़ी है, मैंने जानबूझ के छोड़ी है। परेशानी की बात कोई नहीं है, चीजें छोड़ूंगा वो मुझे याद रहेंगी कि मैंने कौन सी चीज छोड़ के आया हूं। मैं क्यों छोड़ के आता हूं? क्योंकि ये किसी और चैप्टर से कनेक्टेड है जो भी पढ़ाया ही नहीं है। अभी सिर्फ हमने ये बात, अगर आपने पे की है, आपकी टोटल इनकम 22 रुपए बनी है, और अगर आपने ज़कात पे की है 1 रुपया, तो आपकी टैक्सेबल इनकम 21 रुपए है। अब इस बात का क्या मतलब है कि आपकी इनकम बनी 22 रुपए और आपकी ज़कात बन गई 23 रुपए, तो ये क्या सरकार से वापस मांगेंगे? नहीं, लॉ कहता है आंसर हमेशा 0 आएगा, आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, यानी कि खत्म हो गई बात। क्या ऐसा हो सकता है इनकम 22 रुपए और ज़कात 23 रुपए बन जाए? ऐसा हो सकता है? क्यों जी? एनीबॉडी एनीबॉडी रेज द हैंड। लो जी, कितने सारे ने कर दिया। ऐसा करो, जो कम बोलते हैं उनको। अली अब्दुल्ला, अली अब्दुल्ला जी, अली अली अब्दुल्ला। जी सर, हो सकता है मेरे ख्याल। कैसे? कैसे हो सकता है? आपने कहा जी हो सकता है, मैंने कहा कैसे? सपोज सर उसके पास उसकी इनकम कम है लेकिन उसके एसेट्स ज्यादा हैं। हाँ जी, चलें जी, ठीक हो गया, ठीक पहुंच गया जी। ज़कात बेटा आपकी वेल्थ के ऊपर है, आपके एसेट्स के ऊपर है, और इनकम कम हो सकती है, एसेट्स आपके ज्यादा हों जो कि लायबल टू बी ज़कात हैं, तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी। ठीक है जी, आंसर इज करेक्ट। तो कहता है मसलन जी 1 रुपए ज़कात यहां पे नेगेटिव बच गई, ये बात थी हमारी टैक्स ईयर 2021 की। अब मैं टैक्स ईयर 2022 में मैंने कोई ज़कात नहीं दी, और मेरी इनकम थी 25 रुपए इनकम, तो मैं को जी 1 रुपए यहां ले जाए और ये 24 रह गई। लॉ कहता नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपकी इनकम 25 ही होगी। Where the amount of zakat is more than total income, the excess amount shall not be refunded or carried back, carried forward or carried back. जिस साल में उसी साल में खत्म। अगर आपकी ज़कात बढ़ गई तो आंसर इज 0, आंसर इज 0, आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा, माइनस में आंसर नहीं आएगा। तो पहला डिडक्टेबल अलाउंस जो हमने पढ़ा, वो हमने पढ़ा किस चीज का? ज़कात का। नेक्स्ट डिडक्टेबल अलाउंस जो हम पढ़ने जा रहे हैं, WWF में भी पढ़ाऊंगा, आगे चलें। WPPF भी नहीं पढ़ाऊंगा, ये जी दूसरा नेक्स्ट अलाउंस पढ़ाऊंगा जी, डिडक्टेबल अलाउंस फॉर प्रॉफिट ऑन डेट। अच्छा, पहले अब ये समझे कि प्रॉफिट डेट क्या होता है। एनी पर्सन मार्कअप, प्रॉफिट डेट कर्जे के ऊपर जो आप सूद देते हैं, इनकम टैक्स उसको बोलता है प्रॉफिट ऑन डेट। मार्कअप एक का एक्सपेंस है, मार्कअप एक की इनकम है, एक का एक्सपेंस है, एक की इनकम है। कहता जी अच्छा, डिडक्टेबल लॉस किसके लिए इस्तेमाल होगा? पेयर के लिए जो दे रहा है, रेसिपेंट की तो वैसे इनकम है। Every individual shall be entitled to a deductible allowance for amount of profit, debt, share, rent, appreciation value of house paid by the individual in tax year on the loan scheduled bank or non-banking financial institution regulated by CCP or advanced by government, local government, provincial government, या listed company, where an individual utilize a loan for the construction of a new house or the acquisition of house. अगर मैंने किसी सरकार से, फेडरल गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, किसी कंपनी से, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, किसी बैंक से लोन लिया, किसके लिए? अपना घर बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए।
तो भाईजान मुझे लोन मुफ्त मिल जाएगा, लोन तो मिल जाएगा मुझे, लेकिन उसके ऊपर मार्कअप देना पड़ेगा। अब वो लॉ कहता है वो जो मार्कअप आप दे रहे हैं वो आप अपनी इनकम में से लेस करना है। सहूलत दी टैक्स पेयर को, बेचारे को सहूलत दी कि यार तू ते अपना घर कर्जा लेके बनाने हैं और उसके ऊपर तुम मार्कअप दोगे तो अपनी इनकम में से लेस कर लो। देखो जो इनकम में से लेस होगा क्या मेरा टैक्स कम हो जाएगा? आंसर इज यस और नो। यस, आंसर इज यस। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है टैक्स बढ़ता है, जैसे जैसे इनकम कम होती है टैक्स कम होता है। अगर मेरी ग्रॉस इनकम 100 रुपए है, टोटल इनकम मेरी 100 रुपए है और डिडक्टेबल लॉस मेरे 10 रुपए हैं, क्यूम भाई ने भी 100 रुपए कमाया, मैंने भी 100 कमाया, क्यूम ने भी 100 रुपए कमाया, मेरे डिडक्टेबल लॉस 10 रुपए हैं, क्यूम के डिडक्टेबल लॉस 2 रुपए हैं, क्यूम भाई का 98 रुपए रह गया, मेरा 90 रुपए रह गया, टैक्स मेरा कम हो जाएगा। किस वजह से फर्क पड़ा? डिडक्टेबल लॉस की वजह से फर्क पड़ा। अब मैंने ये डिडक्टेबल लॉस कौन सा है, किस चीज का है? मार्कअप का। कौन से मार्कअप का? अपना घर बनाने के लिए, अपना घर खरीदने के लिए। अब कहता है वो जो डिडक्टेबल लॉस है, अब ये जो बातें आ रही है ना बेटा, अब ये न्यूमेरिकल की बातें हैं, ये न्यूमेरिकल की बातें शुरू हो गई हुई हैं। अब कहता जी कितना जो है वो आप कितना लेस करेंगे, सारे का सारा लेस कर देंगे? नहीं, वो कहता द अमाउंट ऑफ डिडक्टेबल लॉस अलाउड शैल नॉट एक्सीड। जब ये लॉ कहता है ना शैल नॉट एक्सीड, इसका मतलब कैब लग गया कोई। कितना लेस कर सकते हैं? 50% टैक्सेबल इनकम और 2 मिलियन रुपीज, और यहां पे एक और बात लिखें, और एक्चुअल मार्कअप पेड, एक्चुअल मार्कअप पेड विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। अभी मैं ये आपको कैलकुलेशन भी करके बताऊंगा। फिर वो बात करता है कि जी अगर आपका कोई मार्कअप ज्यादा है, ये कम है, वो कैरी फॉरवर्ड या कैरी बैक नहीं होगा, वो ज़कात वाली बात ही कर रहा है। अब ये जरा बात समझिए, ये नंबर 2 पॉइंट जो है, प्लेन पेज पे आ जाइए। नंबर 2 पॉइंट में वो कैब लगा रहा है, डिडक्टेबल लॉस है किस चीज का? प्रॉफिट एंड डेट का। मींस मार्कअप पेड। कितना जी? अलाउएबल है। अलाउएबल का मतलब होता है कितना आप लेस कर सकते हैं, अलाउएबल का मतलब होता है कितना आप लेस कर सकते हैं। पहला क्या है? 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम है, 50% टैक्सेबल इनकम। नंबर 2 ₹2 मिलियन फिक्स अमाउंट है, और नंबर 3 एक्चुअल मार्कअप पेड। अब मैं फिगर अज्यूम कर लूं कि एक्चुअल जो मार्कअप पेड है वो है 5 लाख रुपया, जो एक्चुअल मार्कअप पेड है 5 लाख रुपया। मैंने जो हर हेड से इनकम कमाई थी, टोटल इनकम मेरी कितनी थी, सारे मेरे सोर्सेज जमा हुए, मेरी टोटल इनकम कितनी थी? मेरी टोटल इनकम थी 5 मिलियन। तो इसमें से लेस क्या होगा? तीनों चीजें मैं कैलकुलेट करूंगा। 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम क्या है? 50% टैक्सेबल इनकम आ गया 2.5 मिलियन, 2.5 मिलियन। फिक्स अमाउंट कितनी है? 2 मिलियन। एक्चुअल मार्कअप पेड कितना है? 5 लाख। विच एवर इज लेस, तीनों में से लेस क्या है?
तो लॉ कहता है अलाउड वो होना है जो इन तीनों में लेस होगा। तो लेस क्या है यहाँ पे? यहाँ पे 5 लाख रुपया। तो मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी बन गई? 4.5 मिलियन। इस तरह कैलकुलेट करेंगे। लो जी, कोई सवाल तो बोलो जी। एनी क्वेश्चन? पीछे कर दे उनको, तो पढ़ने दे, देखने दे। रेज हैंड होगा तो पता चल जाएगा। उस पे आए ना आप, जो मैंने कैलकुलेशन की है। ले जी, यहां से सवाल बोलो जी। एनी क्वेश्चन जी? एनी क्वेश्चन फ्रॉम हेयर? ये खैर मेरी कैलकुलेशन रिपीट होती जाएगी। ये इसमें जरा ज्यादा परेशान ना होइएगा। रियान शेख जी, रियान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर ये जो टैक्सेबल इनकम है ये तो डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने के बाद नहीं आती? बाद ही आ रही है। सर वो तो फिर जो हमने पहले कैसे पता लगेगा कि 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम क्या बनेगा जब हमने ये प्रॉफिट ऑन डेट माइनस करना है? आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, मैं समझाता हूं। मैं जरा अभी मैं खुद ही मैंने होल्ड रखा, मैं समझाता हूँ। ठीक है, आपका क्वेश्चन होल्ड कर दें अपना सवाल। ठीक है, थैंक ठीक है। इसका सवाल मैंने होल्ड कर लिया जी। मैं वो पूरी समझा के, तो फिर ये कंफ्यूज है बिटवीन द टैक्सेबल इनकम एंड द टोटल इनकम, क्योंकि यहाँ वो कह रहे हैं 50% टैक्सेबल इनकम। कैसे पता चला? अभी मैंने अज्यूम कर लिया कि पहले मेरी कोई डिडक्शन अलाउड नहीं थी, यानी कि अगर मेरी कोई और डिडक्शन नहीं थी तो मेरा 5 मिलियन ही मेरा टैक्सेबल इनकम हो गया ना। लेकिन जब मैं अपनी डिडक्शन कंप्लीट कर लूंगा तो फिर मैं आपको कैलकुलेशन समझाऊंगा। इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। अभी सिर्फ आप इंडिविजुअल समझें, अभी आप इंडिविजुअल समझें, आगे चलेंगे। लो जी, डिटेक्टेबल लोन्स फॉर एजुकेशन एक्सपेंस। लो जी, तालीम का खर्चा भी अब कहता है अब लेस कर सकते हैं। कौन लेस कर सकता है? एवरी इंडिविजुअल shall be entitled to a deductible allowance in respect of tuition fee paid by the every individual in a tax year, provided that the taxable income of the individual is less than 100.5 million rupees. इसका मतलब यह हुआ कि ये वाला सेक्शन किसके ऊपर अप्लाई होता है? जिसकी इनकम मैक्सिमम 15 लाख है। 15 लाख से ऊपर वाले के ऊपर अप्लाई नहीं होता। गौर से पढ़ने दोबारा। जिसकी इनकम 18 लाख हो जाएगी वो इसका बेनिफिट नहीं ले सकता। जिसकी इनकम 18 लाख हो जाएगी, क्यों? उसकी इनकम 15 लाख से बढ़ गई। अगर किसी इनकम 14.5 लाख है तो वो इसका बेनिफिट ले सकता है। पहली बात। अब लेस क्या होगा? द अमाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ डेटेबल अलाउंस अलाउड फॉर टैक्स ईयर शैल नॉट एक्सीड द लेसर। हमेशा आएगा विच एवर इज लेस। कि कहता आप बच्चों की जो स्कूल की ट्यूशन फीस है, अपने अपने बच्चों की जो स्कूल की ट्यूशन फीस है वो अपनी इनकम में से लेस कर लें। किसको फायदा दे रहे हैं? गरीब बंदे को। गरीब बंदा कौन सा है? जो महीने का 1.25 लाख कमा रहा है। 1,25,000 कमाता तो 15 लाख बन गया। 5% क्या लेस कर दें? कहता है ट्यूशन फीस का 5% या अपनी इनकम का 25% या जितने बच्चे हैं, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 14, 18 बच्चे, यही है ना नंबर ऑफ चिल्ड्रन। हाँ जी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन को 60,000 से जरूर दे दें। 2 बच्चे तो 1,20,000 आएगा। 3 बच्चे तो 1,80,000 आएगा। 4 बच्चे तो 2,40,000 आएगा। यानी कि इन तीनों में से लेस क्या? जितनी बच्चों के ट्यूशन फीस दे रहे हैं उसका 5%, अपनी इनकम का 25%, या अपने बच्चों का जितने बच्चे हैं जरा 60,000, विच एवर इज
लोअर, विच एवर इज लोअर लेस करना है। ये मैं अभी इंडिविजुअल पढ़ा रहा हूं, मैं इसको कल इसको न्यूमेरिक फॉर्म में आपको समझाऊंगा। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? एनी क्वेश्चन अप टू हियर? आगे चलिए। अच्छा जी, खैर ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आगे चलें। अब पीछे आ जाए। अच्छा, ये जो दोनों चीजें ना जी, WWF, वर्कर्स वेलफेयर फंड, और अगली वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड, ये दोनों बिजनेस है। हमारे 5 हेड्स है ना, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और सोर्सेज, ये सिर्फ इनकम बिजनेस से रिलेट करती है। तो उधर है, ये भी इनकम बिजनेस से रिलेट करती है, ये और किसी से रिलेट नहीं करती। यहां पे लिख लें, दिस डिडक्शन इज ओनली रिलेटेबल टू इनकम फ्रॉम बिजनेस, दीज बोथ डिडक्शंस आर ओनली रिलेटेबल टू इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब इसकी कैलकुलेशन जो है ना जी, वो मैं आपको प्लेन पेज पे समझाऊंगा जी। हाँ जी, प्लेन पेज पे। इसकी डिडक्शन जरा गौर समझ लें। जब मैं इनकम ऑफ बिजनेस की बात करता हूं ना, अज्यूम कर लें कि मेरी एक कंपनी है और मैं ABC प्राइवेट लिमिटेड, मैं हूं, जुनेद साहब हैं, जिशान साहब हैं, हम जी धागा बना के बेचते हैं जी, यान मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं। अब आपको अकाउंटिंग थोड़ी सी जब मैं इसका प्रॉफिट लॉस बनाऊंगा, तो जाहिर है क्या मेरी सेल के ऊपर टैक्स आएगा? नहीं, अभी नहीं मैं बात करूंगा। सेल है मेरी जी से 80 मिलियन की, कॉस्ट ऑफ सेल है मेरी से 60 मिलियन की, मेरा GP आ गया 20 मिलियन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने पढ़ी है ना जी? पढ़ी है ना जी? एडमन के बाद मेरा क्या जी? एडमन, सेलिंग, फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल भी मेरे को मार्कअप है, ये मेरा 2 मिलियन है, ये मेरा 1 मिलियन है, 3 मिलियन है, और मेरा प्रॉफिट क्या आ गया? कितना आ गया जी? 3 और 14 मिलियन, 14 मिलियन। लो जी, मिलियन पूरा लिख लेते हैं। मिलियन में 6 अंडे होते हैं, याद रखिए जी, मिलियन में 6 अंडे होते हैं। अब सबसे पहले यहाँ WPPF डलेगा, वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड, बल्कि हम उसको बोलते हैं वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, वो बेटा डलता है एट द रेट ऑफ 5%, इसका 5%। कितना है जी भाई? 7 लाख। वो आ गई, बाकी क्या बचा जी? 13,300,000। उसके बाद मेरा डलेगा जी वर्कर्स वेलफेयर फंड, ये रेसलिंग वाला नहीं है, WWF, वर्कर्स वेलफेयर फंड, वो बेटा होता है 2%। अब इसका 2% क्या हुआ? 2,06,000।
66,000। बाकी का बचा 13,034,000। ये बिजनेस की मेरी ये टैक्सेबल इनकम है। ये मेरी टोटल इनकम है, क्योंकि ये रिलेट सिर्फ बिजनेस से करती है। ये टोटल इनकम है और ये मेरी टैक्सेबल इनकम। पहले WPPF लेस होना चाहिए। WPPF इज द रेट ऑफ द 5% ऑफ द प्रॉफिट। खर्चे निकालने के बाद जो बचा है वो उसका 5%, और वो लेस करने के बाद WWF आएगा जी 2%। एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? मैंने बड़ा साफ साफ लिखा है। जी अकबर। सर ये WPPF होता क्या है? वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। नहीं सर, गवर्नमेंट ये कहती है, गवर्नमेंट ये जी। कहती है कि अपने प्रॉफिट का 5% अपने वर्कर को बांट दें। तो वो वर्कर की सैलरी में इंक्लूड होगा? हाँ जी, यस। वो एग्जाम्प्ट होता है वैसे वर्कर, वो अब सैलरी में जाके शामिल। अभी सवाल ना मुझे पूछिए ये वाला ना, अभी मैंने लेकिन तो सर मैं सैलरी इस वजह से बढ़ाया कहता ही कि नहीं। वो हाँ जी, आपने कहा था बोलो। ना ये सिर्फ बिजनेस की इनकम में अकाउंट होगा, ये तो बिजनेस की मैंने इनकम इसलिए में पूछा। होगा। बिजनेस की इनकम में लेस होना है। जी मैंने जी, मैं अकाउंट इसलिए नहीं पूछा होगा। क्योंकि हाँ, क्योंकि आपने मैंने कहा ना कहा कि वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हाँ जी, हाँ वर्कर में ये मैं कह रहा हूँ बिजनेस से रिलेट करता है। अब मैं यहाँ पे इनकम नहीं पढ़ा रहा, मैं यहाँ पे डिडक्टेबल लॉस पढ़ा रहा हूँ। जी सर, ठीक। ठीक है रेहान जी। रेहान अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर जो रेट्स हैं WPPF और WWF के, ये फिक्स्ड होते हैं या चेंज होते रहते ये हैं ये फिक्स्ड बाद है, में? ये फिक्स्ड है। 5% 2% फिक्स है। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। अब असदुर रहमान जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर आज का लेक्चर अपलोड हो जाएगा? क्यों? सर वो नेट इशू था सर, वो मैं क्लियर नेट हुआ। इशू कोई नहीं होंगे, सब ड्रामे होंगे ने। सर था सर। कोई सा ना, मैं नहीं नेट इशू मैं नहीं मानता, सब ड्रामे। आज के नेट सब हर जगह बड़ा अच्छा आ रहा है। सिर्फ नहीं आप सर वो था सुते सर, एक पे। इशू मुझे अब ये बताओ कि आपने आपने क्लास अपनी ईमानदारी से बताना, टेबल पे लिया कि बेड पे बैठ के लिया? सर मैं आपको सेफ बताता हूँ सर, ना मैं ना घर नहीं ना था ना ना, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। जी सर। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम बेड में लेट के तुम्हें क्लास ली है? नहीं सर मैं घर था ही नहीं सर। घर था ही नहीं? क्यों? तुम सुबह तो कर्च मारने गए थे। सर वो एक काम गया हुआ था। काम गया हुआ था। आजकल तो स्कूल का वैसे ही बंद है, आजकल डेट ही कोई नहीं इस टाइम तो होती। सर ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो वैसी बात है। ਤੁਹਾਡੇ ख्याल मैं ਤੁਹਾਡੀ उम्र तो लंघ के आया। ले जी। सर प्लीज सर आज अच्छा का लेक्चर आपको अच्छा प्लीज। सोचते हैं। चलो ओके। अल्लाह हाफिज। ले जी। अब एक दो चीज और रहती है। मैं कल इंशाल्लाह ताला जी वो अब डायरेक्शंस, अब मैं कल डायरेक्शंस मिला के डिस्कस करूंगा जी। थोड़ा सा इसी चीज को लेके आगे चलेंगे। आपको आधा तक समझ आया होगा, आधा तक नहीं समझ आया होगा, लेकिन जब मैं कल इसको सम अप करूंगा तो इंशाल्लाह ताला आई होप सो कि आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम टुडे। स्टे ब्लेस्ड जी। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो जी। अस्सलाम वालेकुम। यार हमें मसला आ गया।